Welcome to Biologics once again and CSIR series 2020. So today we are discussing unit number 9 that is ecology. और इकोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स, इकोलॉजिकल हायरार्की और जितने भी बेसिक कंसेप्ट से इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ आइलैंड बायो जियोग्राफी, ठीक है। और लेक्चर 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, हैबिटेट एंड निश के बारे में, ठीक है। तो आज जो है दैट इज लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 शुरू करने से पहले आपको बता दो, अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में दैट इज CSIR सीरीज 2020 वहाँ पर इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे नई वीडियोस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। और उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4 एंड दैट इज अबाउट द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, या आप इसको बोल सकते हैं टाइप ऑफ इंटरेक्शन। नेचर में किस किस टाइप के इंटरेक्शन होते हैं दो स्पीसीज के बीच में, है ना, वही हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन होता है ना नेचर में, वो देखो, या तो आपका हो सकता है बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, है ना। इंटरेक्शन दैट इज हैपनिंग विद इन द सेम स्पीसीज, राइट। या दूसरे तरीके का जो इंटरेक्शन हो सकता है वो हो सकता है इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स या इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, दो अलग अलग स्पीसीज के लोगों के बीच में या मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो उस टाइप के इंटरेक्शन को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो दो तरीके से इंटरेक्शन हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन या आपका इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ये इंटरेक्शन होगा तो दोनों स्पीसीज में से दोनों स्पीसीज को या तो बेनिफिट होगा, ठीक है, या तो होगा लॉस, या कुछ भी नहीं होगा, मतलब ना लॉस होगा ना बेनिफिट होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम बेनिफिट की जब बात करेंगे तो हम उसको इंडिकेट करेंगे पॉजिटिव से, लॉस को हम इंडिकेट करेंगे नेगेटिव से, और न्यूट्रल को हम इंडिकेट करेंगे 0 से। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लेक्चर को आगे लेकर, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, और इस लेक्चर में हम कौन कौन से इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपके इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस होते हैं, है ना, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, वो मेनली आपके कितने तरीके होते हैं, तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। और उन कैटेगरीज में सबसे जो पहला है, फर्स्ट, वो है आपका कंपटीशन। कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन इज सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच बोथ द मेंबर्स दैट इंटरेक्ट आर इन लॉस। दोनों का नुकसान होता है ना, दोनों का क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो कंपटीशन जब होता है दो स्पीसीज के बीच में या दो मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज के बीच में, तो दोनों का नुकसान होता है, ठीक है। बोथ आर इन लॉस, तो यहाँ पे हमने दो लॉस को कैसे इंडिकेट किया है, नेगेटिव से, ठीक। तो ये तो हो गया कंपटीशन। दूसरे टाइप का जो इंटरेक्शन होता है वो होता है आपका, उसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म, ठीक है। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक मेंबर को तो नुकसान होता है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता।
दूसरा न्यूट्रल रहता है, उसको ना नुकसान होता है ना फायदा, इसलिए हमने उसको 0 से इंडिकेट किया है, राइट। ग्रेट। नाउ we'll मूव टुवर्ड्स द थर्ड इंटरेक्शन दैट इज नोन एज कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म है ना। कमेंसिलिज्म में क्या होता है कि जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो या तो अलग अलग स्पीसीज से हो सकते हैं या सेम स्पीसीज के हो सकते हैं, तो उसमें एक को तो होगा फायदा, मतलब एक को होगा बेनिफिट, वन मेंबर विल बी बेनिफिटेड एंड द अदर विल हैव नो अफेक्ट। उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना बेनिफिट होगा ना लॉस होगा, तो दैट विल बी न्यूट्रल कंडीशन। तो ऐसे इंटरेक्शन को बोला जाता है कमेंसिलिज्म। ठीक है। उसके बाद जो आपका फोर्थ है दैट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, तो सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दोनों ही इंटरेक्टिंग पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, एक दूसरे से दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं बराबरी का। ठीक है, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोला जाता है सिम्बायोसिस, राइट। अभी हम सबके बारी बारी से एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, और वो एग्जाम्पल्स ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेट। और अब जो फिफ्थ इंटरेक्शन है उसमें क्या होता है कि एक पार्टनर को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे पार्टनर को हो जाता है नुकसान। ठीक है, और इसका नाम मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि इस टाइप के इंटरेक्शन तीन तरीके से देखने को मिलते हैं, है ना। तो तीन नाम मैं आपको अभी बताऊंगा जिसमें इस तरीके का इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं अभी बताते हैं। तो जो पहला है इसमें, इस कैटेगरी में, जहां पर एक को फायदा और दूसरे को नुकसान होता है, तो उसमें जो पहला है वो है आपका दैट इज प्रीडेशन, उसको बोलते हैं प्रीडेशन। ठीक है। दूसरा जो है वो होता है आपका पैरासाइटिज्म। ठीक है, ये नाम तो आपको जाने पहचाने से लग रहे होंगे, है ना। तीसरा जो होता है वो होता है पैरासाइटॉइड। ये तीनों ही में, ये तीनों ऐसे इंटरेक्शन है जिसमें एक पार्टनर को फायदा और दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, अभी जब हम आगे इस वाले इंटरेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और यहीं से कभी कभी डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइटिज्म एंड पैरासाइटॉइड। तो जब तक आपको बेसिक डिफरेंस पता नहीं होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे कंपटीशन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपटीशन से। तो जो आपका कंपटीशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंपटीशन होता है, सबसे फर्स्ट वाला जो है हमारा कंपटीशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कंपटीशन में क्या होता है, दोनों ही पार्टनर्स का नुकसान होता है, बोथ द इंटरेक्टिंग पार्टनर्स आर इन लॉस। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन होता है ना, वो आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, टाइप ऑफ कंपटीशन अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, तो वो आपका दो तरीके का, सॉरी, कभी कभी अपने आप चलने लगता है पेन, इसका भी पढ़ाने का मन करता है खुद से, कमांड से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो जो आपका कंपटीशन होता है वो भी आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, तो जो पहला होता है आपका कंपटीशन वो होता है आपका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, ये होता है आपका इंट्रा स्पेसिफिक, है ना। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब समझ गए होंगे कि इसमें जो इंटरेक्टिंग पार्टनर्स हैं वो दोनों सेम स्पीसीज के हैं। ठीक है ना। और जो सेकंड है वो है आपका इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसमें जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स, इंटरेक्टिंग पार्टनर्स आप बोल सकते हो, है ना। इंटरेक्टिंग पार्टनर्स आर ऑफ सेम स्पीसीज।
ठीक है। और जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है उसमें जो इंटरेक्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो आपके अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो जो आपका कंपटीशन होता है वो आपका दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टनर्स, है ना। ये जो आपका कंपटीशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है वो किस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, वो पार्टनर्स सेम स्पीसीज के हैं या अलग स्पीसीज के, उसके बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में कि क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में। ठीक है। तो क्या होता है कि जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। ठीक है। जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज मोर इंटेंस, बहुत खतरनाक होता है ये, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, बहुत डेंजरस होता है ये। ठीक है। जैसे कि अ, अगर आपको एग्जांपल दूं तो अगर जैसे बोलते हैं ना कि एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते, है ना। आपने ऐसा डायलॉग बहुत सुना होगा मूवीज में कि एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते। अगर दो शेर एक जंगल में हो गए तो क्या होगा, दोनों में दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, है ना। और अंत में क्या होगा, एक मारा जाएगा या एक उस टेरिटरी को छोड़कर चला जाएगा जो हार जाएगा। तो ये दोनों लायंस क्या है, एक ही स्पीसीज के एनिमल्स हैं, एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। तो अगर इन दोनों में कंपटीशन होगा तो उस टाइप का कंपटीशन आपका कहला जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये इस टाइप का जो आपका जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, इंटरेक्टिंग पार्टनर्स होते हैं, वो सेम स्पीसीज के होते हैं, है ना। सेम स्पीसीज के होते हैं। ठीक है। सेम स्पीसीज के होने की वजह से क्या करेंगे, वो यूटिलाइज भी करेंगे सेम रिसोर्सेज को, है ना। सेम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। और रहेंगे, लिव इन सेम हैबिटेट, एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही रिसोर्स पे डिपेंड रहेंगे, है ना। और रिसोर्स तो लिमिटेड होता है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए दोनों में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी। इसलिए इस टाइप का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। ठीक है। अब क्या होगा कि जो दूसरा होता है, तो आपको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन तो समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में। ठीक है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है वो आपको पता है कि ऐसे पार्टनर्स के बीच में होता है जो अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन होता है ना ये आपका लेस इंटेंस होता है, लेस इंटेंस एज कंपेयर्ड टू इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ इकोलॉजी के लेक्चर में कि आप इसको बिल्कुल एज ए स्टोरी समझिए, कहानी की तरह समझते जाइए, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है। टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल ध्यान से अपने दिल में उतार लीजिए, इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक क्या होता है। ठीक है। रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इकोलॉजी को। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है मतलब ऐसे पार्टनर्स के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है जो अलग अलग स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो स्पीसीज है वो डिफरेंट स्पीसीज है ना। तो वो जो रिसोर्सिस को यूज करेंगी, रिसोर्सिस भी डिफरेंट होंगे, है ना। अलग अलग रिसोर्सिस पे डिपेंड करेंगे अलग अलग स्पीसीज के। ठीक है। उनका क्या कहता है, ईटिंग बिहेवियर अलग अलग होगा। ठीक है। उस उनका लिविंग हैबिटेट अलग होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इनमें कॉमन नहीं होती इस टाइप के कॉम्पिटिटर्स में। तो यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो लेस इंटेंस होता है। ठीक है। वो क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो अपने अपने एरिया में डिफाइंड होते हैं, वो अपने एरिया को क्रॉस नहीं करते। ठीक है। तो कंपटीशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आई होप कि आपको इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ओके। तो अब अगर आपको समझ में आ गया है तो हम कुछ और कॉम्पिटिशन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो कौन से हैं वो कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन को और कुछ कैटेगरीज में
हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपका जो कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन को दो और फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक जो है, पहला जो है कैटेगरी, वो है आपका कि डायरेक्ट कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन। ठीक, और जो दूसरा है वो है आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन। राइट, है ना। तो डायरेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ कंपटीशन अकर्स थ्रू द डायरेक्ट फिजिकल फाइट। तो यहां पर क्या है, इन्वॉल्व क्या हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट फिजिकल फाइट। यहाँ डायरेक्ट फाइट हो रही है रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज, दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इज फाउंड इन हायर एनिमल्स, हायर टैक्सॉन एनिमल्स। जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनके बीच में इस टाइप का कंपटीशन देखा जाता है। ठीक है, लाइक एग्जांपल अगर लेते तो लायन, टाइगर्स, है ना। तो ये फाइट क्यों करते हैं? टू सेव देयर टेरिटरी, अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से लड़ जाते हैं, फाइट कर जाते हैं। जो मेल लायंस होते हैं ना, मेल लायन या टाइगर, ये एक दूसरे से लड़ाई तक करने लग जाते हैं अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए। तो इस टाइप का जो कंपटीशन होता है वो होता है आपका डायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है ना। दूसरी तरफ जो आपका कंपटीशन होता है दैट इज इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर डायरेक्ट फिजिकल फाइट नहीं होती। ठीक है ना। देर इज नो डायरेक्ट फिजिकल फाइट। यहां पर फिजिकल फाइट नहीं है, कंपटीशन तो है लेकिन इनडायरेक्ट है। डायरेक्टली कोई किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, आमने सामने कोई नहीं आ रहा। ठीक है, बट तो फिर होता कैसा है ये कंपटीशन? तो इट अकर्स बाय एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्ट्रेटेजी। तो यहां पे क्या होता है कि मान लो जो दो पार्टनर्स, मान लो एक पार्टनर ये है, ठीक है ना, और दूसरा पार्टनर आपका ये है। ठीक, और ये दोनों सेम सेम रिसोर्सेज पे डिपेंड है, सेम रिसोर्सेज पे। ठीक है, लेकिन जो आपका ये वाला है ना, ये है आपका एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजर है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये एक्सप्लॉइट करता है रिसोर्सेज को, बहुत जल्दी यूज कर लेता है। लेकिन ये थोड़ा स्लो है ना। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इनडायरेक्टली डोमिनेट कर जाएगा इसके ऊपर। समझ रहे हो, है ना। ये क्या करेगा, इनडायरेक्टली इसको कम्पीट कर रहा है इसके साथ, और इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के कंपटीशन को इनडायरेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल फाइट नहीं होती, और ये डिपेंड होता है आपके एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्ट्रेटेजी पे। जो बेहतर तरीके से, जल्दी, तेजी से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है वही जीतेगा अंत में, है ना। तो आपको ये दोनों कंपटीशन समझ में आ गए होंगे, है ना। तो अभी हम जो डायरेक्ट कंपटीशन है, जो डायरेक्ट कंपटीशन होता है उसको फर्दर टू कैटेगरीज में और डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन था उसको, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं टर्मिनोलॉजी से जो मैं आपको अब धीरे धीरे आपके सामने आ रहे हैं। तो डायरेक्ट को दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो जो पहली कैटेगरी है वो है स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल टाइप कंपटीशन। ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है आपकी इंटरफेरेंस कंपटीशन। ठीक है, या इसको बोला जाता है कॉन्टेस्ट टाइप कंपटीशन। अब जान लेते हैं कि स्क्रैम्बल टाइप कंपटीशन किसको बोलते हैं, इंटरफेरेंस टाइप कंपटीशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्रैम्बल टाइप कंपटीशन में क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, स्क्रैम्बल की, इसकी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो इक्वली एफिशिएंट होते हैं। ये बात याद रखना, इक्वली एफिशिएंट कॉम्पिटिटर्स होते हैं।
ठीक है, इक्वली एफिशिएंट कॉम्पिटिटर होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि, और ये दोनों जो इक्वली एफिशिएंट कॉम्पिटिटर्स होते हैं, दे compete फॉर द सेम रिसोर्स, है ना, compete फॉर द सेम रिसोर्सेस। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, ये इक्वल कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, तो क्या होता है कि दोनों दोनों इस कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों का ही नुकसान होता है, दोनों ही पॉपुलेशन का नुकसान होता है। ठीक है, बोथ द मेंबर्स आर लॉस्ट, है ना, और लॉस्ट एंड गेट, बोल सकते हो क्रैश्ड, है ना, और एंड गेट एलिमिनेटेड। जब दोनों लड़ते रहेंगे तो अंत में क्या होगा, दोनों थक जाएंगे, दोनों हार जाएंगे लड़ते लड़ते, दोनों धराशायी हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। और उसका फायदा क्या होता है, उसका जो फायदा होता है वो कोई तीसरा कॉम्पिटिटर उठा लेता है। जब ये दोनों इस टाइप के कंपटीशन में इन्वॉल्व होते हैं, दो इक्वल कॉम्पिटिटर्स, और फिर वो क्या करते हैं, दोनों ही उस रिसोर्स को छोड़कर चले जाते हैं, और जो इस तरीके का जो रिसोर्स है उसको कौन यूटिलाइज करता है, थर्ड पॉपुलेशन। सो दिस रिसोर्स इज यूटिलाइज्ड बाय थर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस टाइप के कंपटीशन को क्या बोलते हैं, स्क्रैम्बल टाइप कंपटीशन। ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड डायरेक्ट कंपटीशन, दैट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन। ओके, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है कि जो हाई डेंसिटी की पॉपुलेशन होती है, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जिसमें मेंबर्स ज़्यादा हैं, इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, हायर डेंसिटी पॉपुलेशन क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है किसको, लोअर डेंसिटी पॉपुलेशन को, है ना, एलिमिनेट्स द लोअर डेंसिटी पॉपुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। रिसोर्स मान लो बराबरी का है यहाँ पर, मतलब जो हाई डेंसिटी है और जो लो डेंसिटी है दोनों के लिए इक्वल इक्वल रिसोर्स है, ठीक है, बराबर है। लेकिन जो हाई डेंसिटी वाली पॉपुलेशन है उन्होंने क्या किया, लो डेंसिटी वाली पॉपुलेशन को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो स्पीसीज होगी वो क्या करेगी, ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेगी। ठीक है, तो इस टाइप के कंपटीशन को बोला जाता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंपटीशन है दैट इज इनडायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो इनडायरेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, मतलब यहाँ पर फिजिकल फाइट नहीं होती कॉम्पिटिटर्स के बीच में, नो डायरेक्ट फिजिकल फाइट इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंपटीशन जो होता है वो होता है कैसे, कौन ज़्यादा अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है ना, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्ट्रैटेजी के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है वो कैसा होता है कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन, कि रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कौन ज़्यादा तेज़ी से कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मान एक एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि दो स्पीसीज़ हैं आपकी, ठीक है, दो स्पीसीज़ हैं, और आपको एक ग्राफ की हेल्प से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पर वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द कैरिंग कैपेसिटी एंड एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम, राइट। तो जो एक स्पीसीज का नाम है दैट इज सिनेंड्रा, सिनेंड्रा, ये एक स्पीसीज है। ठीक है, तो ये क्या करती है, बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करती है, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती है इसके सेल्स, है ना। सिनेंड्रा डिवाइड्स वेरी फास्ट यूजिंग सिलिका। सिलिका को अगर हम यहाँ पे जो रिसोर्स है उसमें मान लो सिलिका है,
तो सिलिका को यूज़ करके जो सिलिंड्रा है काफ़ी जल्दी डिवाइड करती है, ठीक है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में एक और स्पीसीज है, दैट इज ऑस्टिरोनीलिया। इसको हम अलग कलर से बनाएंगे, ऑस्टिरोनीलिया। ये इसको अगर साथ में रख दिया तो यहाँ पर क्या होगा, इसके कंपैरिजन में सिलिंड्रा बहुत जल्दी डिवाइड करेगा, है ना। और क्योंकि ये जल्दी डिवाइड करेगा तो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, है ना, मतलब ये क्या करेगा, अच्छे से रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी डिवाइड कर रहा है और रिसोर्स को बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये कैसा था, इनडायरेक्ट कंपटीशन रिसोर्स के बेसिस पे था कि कौन अच्छे से रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है। तो यहाँ पर आप इस टाइप के अगर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद ये कंपटीशन के बारे में आपका हो गया। अब जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है दैट इज अबाउट द एमेंसिलिज्म, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा एमेंसिलिज्म। तो एमेंसिलिज्म में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो एक पार्टनर होता है उसको तो होता है नुकसान, दैट इज लॉस। वन पार्टनर इज इन लॉस वाइल अदर हैज नो अफेक्ट, है ना, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ना उसका बेनिफिट होता है ना लॉस होता है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोला जाता है एमेंसिलिज्म, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, है ना, जो कुछ कंपाउंड्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स सिक्रीट कंपाउंड्स, ठीक है, एलिलोपैथिक कंपाउंड, एलिलोपैथिक कंपाउंड्स, है ना। और ये एलिलोपैथिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर प्लांट स्पीसीज। अब देखो यहाँ पर मान लो कि आपका एक ये प्लांट है, मतलब पेड़ है, ठीक है, राइट, ये आपका एक पेड़ है, ठीक। और ये कुछ सिक्रीट कर रहा है आपके कुछ ऐसे एलिलोपैथिक कंपाउंड्स नीचे सॉइल में, मान लो ये सॉइल है आपका, ठीक है, कुछ ऐसे एलिलोपैथिक कंपाउंड सिक्रीट कर रहा है जो दूसरे प्लांट हैं उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, इसका तो हो रहा है नुकसान, लेकिन इसका कोई ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, इससे क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है, राइट। तो ये क्या है, इस टाइप का जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है एमेंसिलिज्म, ठीक है। उसके बाद इसका जो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इस टाइप का, तो होता है कुछ यूकैलिप्टस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यूकैलिप्टस प्लांट जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं आपके ऑटोपैथिक कंपाउंड, सिक्रीट ऑटोपैथिक। अब ये ऑटोपैथिक कंपाउंड क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर यूकैलिप्टस प्लांट। तो अगर देखो कंपाउंड्स अगर आपके एलिलोपैथिक होंगे तो ये प्रिवेंट करेंगे मतलब इट विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज, है ना, ये डिफरेंट स्पीसीज पे आपका ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर ऑटोपैथिक कंपाउंड्स होंगे, ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, ठीक है, तो ये सेम स्पीसीज के प्लांट को ही इनहिबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो यूकैलिप्टस प्लांट्स होते हैं वो ऑटोपैथिक कंपाउंड सिक्रीट करते हैं एंड दैट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर यूकैलिप्टस प्लांट्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, है ना। और इसका दूसरा एग्जांपल एलोपैथिक कंपाउंड का अगर हम ले तो कुछ चीनोपोडियम स्पीसीज होती है, ठीक है ना, चीनोपोडियम स्पीसीज, ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं आपके एलिलोपैथिक कंपाउंड्स, ठीक है। और आपको पता ही है कि एलिलोपैथिक कंपाउंड्स क्या करेंगे,
दूसरे स्पीसीज के प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे, इनहिबिट करेंगे। समझ गए? तो इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या बोला जाता है? अमेंसिलिज्म। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन पे, दैट इज कमेंसिलिज्म। ठीक है, तो तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा कमेंसिलिज्म। ठीक, इसमें क्या होता है? एक को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना उसका लॉस होता है ना उसका बेनिफिट होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इंटरेक्शन देखना होगा किसके किसके बीच में? सकर फिश एंड शार्क के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है कमेंसिलिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सकर फिश होती है, शार्क फिश, जो शार्क होती है फिश, वो उसका साइज कैसा होता है? बड़ा होता है ना। ठीक है, शार्क का कैसा होता है साइज? बड़ा। ठीक है, और जो सकर फिश होती है ना वो काफ़ी छोटी होती है। तो ये सकर फिश क्या करती है? सकर फिश अटैच्ड टू द शार्क, है ना, शार्क पे ये अटैच हो जाती हैं। जो शकर फिश होती हैं, छोटी छोटी शकर फिश क्या होती है? शार्क पे अटैच हो जाती है बाय देयर डोर्सल फिन्स। ये जो शकर फिश होती हैं ये अपने डोर्सल फिन्स की हेल्प से शार्क पे अटैच हो जाती हैं, है ना। और उससे क्या मिलता है? उससे क्या मिलता है? इनको फूड मिलता है ना। शार्क पे अटैच होने से इनको क्या मिलता है? फूड मिलता है, इनको शेल्टर मिलता है, रहने की जगह। समझ रहे हो? है ना। और उसके और वहीं दूसरी तरफ शार्क को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। शार्क को इन सकर फिश से क्या मिल रहा है बदले में? कुछ भी नहीं मिल रहा। बट शार्क इनको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड प्रोवाइड करा रहा है, शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये किस टाइप का आपका इंटरेक्शन हो गया? कमेंसिलिज्म। यहाँ पर एक स्पीसीज को, एक मेंबर को, एक इंटरेक्टिंग पार्टनर को फायदा हो रहा है और वो कौन है? सकर फिश। लेकिन दूसरे का ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, है ना। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोला जाता है कमेंसिलिज्म। वैसे ही इसका एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो वो होता है जब आप इंटरेक्शन देखेंगे ऑर्किड प्लांट के बीच में। ऑर्किड प्लांट जब ग्रो करता है, ऑर्किड प्लांट ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्रॉपिकल ट्री। ठीक है, ट्रॉपिकल ट्री के बार्क पे जब ऑर्किड प्लांट ग्रो करता है तो क्या होता है कि ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्री को कुछ नहीं मिलता ऑर्किड प्लांट से, लेकिन ऑर्किड प्लांट को क्या मिलता है? प्लेस टू अलाइव। एक तरीके से सपोर्ट मिलता है, जिंदा रहने के लिए उसको एक प्लेस मिल जाता है, अलाइव रहने के एक प्लेस मिल जाता है। तो यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है? ऑर्किड प्लांट को। लेकिन जो ट्रॉपिकल ट्री है उसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान। तो इस तरीके आपको ये एग्जाम्पल से याद रखने हैं। तो आपके एग्जाम में एग्जाम्पल दिए जाएंगे और आपसे टाइप ऑफ इंटरेक्शन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका पैरासाइटिज्म। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? पैरासाइटिज्म। ओके, दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, पैरासाइटिज्म। तो इसमें मैंने आपको बताया था किस टाइप का इंटरेक्शन है। इसमें एक को तो फायदा होता है और दूसरे को होता है नुकसान। ठीक है ना। वन पार्टनर इज बेनिफिटेड वाइल द अदर पार्टनर गेट्स हार्म्ड। राइट। अब यहाँ पर पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि जो जिस पार्टनर को बेनिफिट होता है, आपको यहाँ पर एक चीज़, एक कंसेप्ट बताता हूँ। डिफरेंस का बहुत ही बेसिक डिफरेंस है पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन में। क्योंकि देखो, प्रीडेशन जो होता है ना, यहाँ पे उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। प्रीडेशन में भी एक इंटरेक्टिंग पार्टनर का फायदा होता है और दूसरे का नुकसान होता है, और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पैरासाइटिज्म में जिसका बेनिफिट होता है, बेनिफिशियरी जो होता है, बेनिफिशियरी, है ना, जिसका बेनिफिट होता है वो होता है स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू, नहीं, या सिंपल अगर हम लिखें स्मॉल इन साइज, और जो होस्ट होता है मतलब जिसके ऊपर आकर ये पैरासाइट रहता है वो होता है लार्जर इन साइज। ठीक है, राइट, है ना। लेकिन जो आपका प्रीडेशन है, प्रीडेशन में क्या होता है?
प्रीडेशन में क्या होता है कि जो प्रीडेटर होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर सॉरी, एक चीज़ मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर ठीक करनी है। बेनिफिशियरी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका जो आपका पैरासाइट है, पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट को ही आप बेनिफिशियरी बोल सकते हो, लेकिन जो करेक्ट टर्म है दैट इज पैरासाइट। तो पैरासाइट जो होता है वो आपका स्मॉलर इन साइज होता है। अभी हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ प्रीडेशन की बात करें तो प्रीडेशन में क्या होता है कि जो आपका प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर होता है आपका जो शिकार करता है, वो लार्ज होता है साइज में, लार्ज इन साइज। ठीक है, और जो होस्ट होता है, या यहाँ पे होस्ट टर्म इज नॉट करेक्ट, जो प्रे होता है वो होता है स्मॉल इन साइज, है ना। तो इन दोनों का एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हमको अच्छे से दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पैरासाइटिज्म की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट हो गया आपका टैप वॉर्म, है ना, टैप वॉर्म। तो ये टैप वॉर्म क्या करता है, इट अटैच टू द होस्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, टैप वॉर्म अटैच हो जाता है। या लीच की बात कर लो आप, है ना। और पैरासाइट्स में और क्या क्या चीज़ आती हैं, कुछ जैसे वायरसेस वगैरह भी पैरासाइट्स में ही होते हैं, है ना, समझ रहे हो। तो और या बैक्टीरिया आप ले लो, ये सब क्या है, पैरासाइट्स में ही आते हैं। तो इन सब का साइज अपने होस्ट से काफ़ी छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रीडेटर्स की बात करें जो शिकार करते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये इनका साइज, ये किसका शिकार करेंगे, डियर का, है ना, समझ रहे हो, डियर का करेंगे या और छोटे छोटे जानवरों को करेंगे। तो इनका साइज जो शिकार कर रहे हैं वो, उनका साइज बड़ा है, लार्जर इन साइज, और प्रे का साइज छोटा होता है जिसका शिकार किया जाता है। तो ये आपको पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, पैरासाइट, अभी हम किसकी बात करेंगे, पैरासाइटिज्म की। तो पैरासाइटिज्म में आपको समझ में आ गया, द बेनिफिट गेटिंग पार्टनर इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, दैट इज नोन एज पैरासाइट, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अनदर लार्जर स्पीसीज दैट इज होस्ट। ठीक है, ओके। नाउ तो इसके बाद क्या है कि जो पैरासाइट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम होस्ट पे अटैच्ड रहता है, पैरासाइट। ठीक है, जो अब जो नेक्स्ट डिफरेंस हम पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन में समझने जा रहे हैं वो है कि जो आपका पैरासाइट है, पैरासाइट रिमेन अटैच्ड टू होस्ट फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो जो पैरासाइट है वो अपनी पूरी जिंदगी होस्ट के ऊपर ही डिपेंड, मतलब होस्ट के साथ अटैच रहकर ही काटता है जो पैरासाइट होता है। आप इनमें से किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, टैप वॉर्म, एक होस्ट को छोड़ेगा तो दूसरे होस्ट पर अटैच हो जाएगा। लीच एक होस्ट को छोड़ेगा दूसरे होस्ट पर अटैच हो जाएगा। वायरस बिना होस्ट के लिविंग कहलाता ही नहीं। बैक्टीरिया बिना होस्ट के रेप्लिकेट कर नहीं सकता। तो ये अपनी पूरी जिंदगी होस्ट के साथ अटैच रहकर ही गुजारते हैं। ठीक है, लेकिन प्रीडेशन में ऐसा नहीं होता। प्रीडेशन में क्या होता है कि प्रीडेटर प्रे को तभी कैच करता है जब उनको भूख लगी होती है ना, उनको खाना होता है प्रे को। तो वो जो दोनों का जो इंटरेक्शन होता है, प्रीडेटर और प्रे का जो इंटरेक्शन होता है वो शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप। समझ रहे हो। तो ये कुछ टाइम के लिए ही इनका इंटरेक्शन होता है और ये क्या करता है अपने प्रे को। और हाँ, तो अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो आपको और क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, वो पूरी जिंदगी भी अपने होस्ट के साथ अटैच रह सकता है, ठीक है, लेकिन ये किल नहीं करता। पैरासाइट डू नॉट किल देयर होस्ट। मोस्टली क्या करते हैं, पैरासाइट होस्ट को किल नहीं करते, डू नॉट किल देयर होस्ट मोस्टली। इसका रीज़न ये है कि पैरासाइट डिपेंड होते हैं होस्ट पे अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। तो अगर ये होस्ट को मार देंगे, किल कर देंगे, तो ये खुद की डेथ के लिए भी खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे होस्ट को वीक करते हैं, एकदम से ये होस्ट को नहीं मारते।
तो ये पूरी जिंदगी होस्ट पे अपने काट लेते हैं। जब तक होस्ट होस्ट जिंदा रहेगा तब तक पैरासाइट जिंदा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये जो प्रीडेटर होते हैं ना, ये जो प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर किल्स द प्रे इमीडिएटली। जैसे ही इनका इंटरेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इमीडिएटली अपने प्रे को मार डालते हैं। तो आपको ये पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, कि डिफरेंस क्या है पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन में। अब कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं किसके, पैरासाइट के, ठीक है। स्पेशल फीचर्स ऑफ पैरासाइट्स, ठीक। तो पहला जो स्पेशल फीचर है आपके पैरासाइट का, वो क्या है कि स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स द होस्ट। हर एक पैरासाइट का एक पसंदीदा होस्ट होता है ना, वो उसी होस्ट के साथ जाके अटैच होता है, सारे के साथ अटैच नहीं होता। तो स्पेसिफिसिटी होती है यहाँ पे। दूसरा क्या होता है कि द एनर्जी डिमांड ऑफ पैरासाइट फ्रॉम देयर होस्ट इज वेरी मिनिमम। बहुत कम एनर्जी डिमांड होती है अपने होस्ट से, किसकी, पैरासाइट की, ठीक है, राइट। तीसरा क्या है कि माइल्ड वरुलेंस। इनकी जो वरुलेंसी होती है किसकी, पैरासाइट की, अपने होस्ट के लिए माइल्ड होती है। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। रेयरली ऐसे होते हैं पैरासाइट जो एकदम से बहुत कम टाइम में ही अपने होस्ट को किल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने होस्ट के लिए ज़्यादा वरुलेंट नहीं होते, है ना, माइल्ड वरुलेंसी शो करते हैं। दैट इज पुअर टेंडेंसी टू कॉज डिसीज। क्योंकि अगर डिसीज कॉज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वो होस्ट जल्दी मर जाएगा, जल्दी उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। पुअर टेंडेंसी टू कॉज डिसीज, ठीक है। फोर्थ क्या है कि हाई, जो पैरासाइट्स होते हैं उनका हाई बायोटिक पोटेंशियल उनका हाई होता है ना। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब ये एक बार में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजनी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो फिफ्थ होता है दैट इज इट बिलोंग्स टू आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन। अब ये आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन के बारे में मैं अभी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए आपका एक पूरा लेक्चर तैयार है, दैट इज आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म। तो आप इसको याद रखना, जब हम वो लेक्चर डिस्कस करेंगे तो आपको ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका स्पेशल फीचर ऑफ पैरासाइट्स, राइट। अब क्या होता है कि आपके जो पैरासाइट्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो पैरासाइट्स आपके दो होते हैं, मतलब दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, करोड़ों होते हैं, मिलियंस में होते हैं, ट्रिलियंस में होते हैं, लेकिन दो कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड कर देते हैं। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी है, तो जो पहली कैटेगरी है वो है एक्टोपैरासाइट, ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज एंडोपैरासाइट, ठीक है। अब एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट का मतलब क्या हुआ, तो देखो, जो एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट का मतलब हो गया कि ऐसे पैरासाइट जो हमेशा अटैच्ड रहते हैं, कहाँ, रिमेन अटैच्ड टू द आउटर बॉडी सरफेस, ठीक है। मतलब वो बॉडी की त्वचा पे, स्किन पे ही रहते हैं, हेयर्स पे, ठीक है, वो बाहर की तरफ रहते हैं, होस्ट के अंदर एंट्री कभी नहीं करते। ऐसे पैरासाइट्स को आप क्या बोलोगे, एक्टोपैरासाइट, ठीक है, राइट। और जो आपके दूसरे पैरासाइट्स होते हैं दैट इज एंडोपैरासाइट, वो कहाँ रहते हैं, दे लिव
इनसाइड द होस्ट बॉडी, वो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। समझ रहे हो? तो अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। तो एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है आपका, इसको एक्टो को हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं वरना कंफ्यूजन होगी आपको। ठीक है, यहाँ पर एक्टोपैरासाइट, राइट। तो इस एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है भाई? आपका है लाइस, ठीक है ना, टिक्स एंड लीच। ये हमेशा बॉडी के आउटर सरफेस पे जाकर अटैच होती हैं। लेकिन जो एंडोपैरासाइट्स हैं उसके एग्जाम्पल आपके हो गए टैपवॉर्म और एस्कैरिस, ये आपके हो गए एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, राइट। अब हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पैरासाइट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ निराले पैरासाइट्स की। ठीक है, तो जैसे एक पैरासाइट्स कहलाते हैं वो उनको आप बोल सकते हो सोशल पैरासाइट्स। सोशल, देख रहे हो? सोशल पैरासाइट्स मतलब सामाजिक पैरासाइट, है ना। तो ये सोशल पैरासाइट्स कौन होते हैं? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कुक्कू बर्ड। कुक्कू बर्ड, ठीक है। अब कुक्कू बर्ड, वाई द कुक्कू बर्ड इज नोन एज सोशल पैरासाइट? क्योंकि ये क्या करता है, दिस कुक्कू बर्ड यूटिलाइज द शेल्टर ऑफ देयर होस्ट। अब देखो, ये जो कुक्कू बर्ड है ये एक टाइप का सोशल पैरासाइट है तो पैरासाइट लेकिन सोशल है। तो ये क्या करेगा कि इसके होस्ट ने जो शेल्टर अपने लिए बनाया था, ये उस शेल्टर को अपने लिए यूज करेगा कुक्कू बर्ड, उसके शेल्टर पे एक तरीके से बोल सकते हो कि कब्जा कर लेगा। और वो कैसे करता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। ठीक है, वो उसमें क्या करता है कि ये जो कुक्कू बर्ड होता है ना, कुक्कू बर्ड के जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, है ना, देयर एग्स आर morphologically similar to similar to similar to the crow। ठीक है, जो कौवे होते हैं उनके अंडे, उनके एग्स और कुक्कू बर्ड्स के एग दोनों एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। समझ रहे हो? है ना। तो क्या होता है कि ये देखो, ये किस टाइप के पैरासाइट है, मतलब इनका देख रहे हो, ये बिल्कुल हद पार कर देते हैं अपने पैरासिटिज्म की। देखो किस तरीके से ये इसको अफेक्ट करेंगे क्रो को। तो मान लो कि आपका ये एक ट्री है, ठीक है, ठीक है, ये एक ट्री है, राइट। और इस पे आपका एक कौवे ने अपने लिए, खुद के लिए एक यहाँ पर घोंसला बनाया। ठीक है, ये जो नेस्ट है ये किसका नेस्ट है? दिस इज द नेस्ट ऑफ क्रो। ठीक है, ये कौवे का घोंसला है। ठीक, और कौओं ने क्या किया कि यहाँ पर अपने एग्स दिए, ठीक है, अंडे दे दिए यहाँ पे अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए अंडे दिए। अब क्या होगा, जो कुक्कू बर्ड होगी वो क्या करती है, आती है यहाँ पर और इनके अंडों को नीचे जमीन पर गिरा देती है। समझ रहे हो इस चीज को? इनके अंडों को नीचे जमीन पर गिरा दिया। और इसके आगे और भी इनके करामात देखो, ये क्या करते हैं ताकि कौओं को पता ना चले कि उनके अंडे नीचे जमीन पर गिरे हैं, वो ऊपर से क्या करते हैं, मिट्टी को कवर कर देते हैं अंडों को गिराने के बाद। और वो जो घोंसला खाली हुआ है वहां पर जाकर वो अपने अंडे लेकर देते हैं। अब क्योंकि दोनों के अंडे बिल्कुल सिमिलर हैं, तो वो जो कौवे आएंगे वो क्या करेंगे, उन अंडों को अपने अंडे समझकर, अपने बच्चे समझकर उनकी बहुत प्यार से देखरेख करेंगे, है ना। और जब उनका हैचिंग का टाइम आएगा, उनके अंडों को टूट कर वो जो बच्चों को बाहर निकलने का टाइम आएगा, तो उसमें से बच्चे किसके निकलेंगे?
कुक्कू के, है ना। तो वहां पे उनको क्या लग जाएगा, सदमा लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो कुक्कू बर्ड्स होते हैं कैसे पैरासाइट हैं, सामाजिक पैरासाइट, है ना। समाज के ऊपर कैसे हैं, ये पैरासाइट्स हैं एक तरीके से, इसलिए उनको बोला जाता है सोशल पैरासाइट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, अब इसके आगे एक होता है आपका, कुछ प्लांट्स भी आपके पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक, पैरासाइटिक प्लांट्स। तो पैरासाइटिक प्लांट्स में आपका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दैट इज रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया, तो ये जो रेफ्लेशिया होता है ना, इसको होलो पैरासाइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट होता है ना रेफ्लेशिया, इस प्लांट के पास अपना क्लोरोफिल और जाइलम सिस्टम होता ही नहीं। दिस रेफ्लेशिया डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड जाइलम सिस्टम, क्योंकि अब इनके पास बहुत जरूरी जो चीजें हैं, क्लोरोफिल की जरूरत क्यों पड़ती है, फोटोसिंथेसिस के लिए, और जाइलम की जरूरत क्यों पड़ती है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, और ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अब ये जरूरी चीजें हैं ही नहीं, तो क्या होगा, अब इनको डिपेंड करना पड़ेगा किसके ऊपर, दूसरे प्लांट्स के ऊपर, है ना। दैट्स वाई दे टोटली डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट्स, है ना। कौन, रेफ्लेशिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज होलो पैरासाइट। और आपको एक चीज और बता दूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि जो रेफ्लेशिया प्लांट्स होते हैं, ये रेफ्लेशिया प्लांट्स, दे आर द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा फूल जो होता है वो रेफ्लेशिया का ही होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसका डायमीटर जो होता है वो होता है अराउंड 1 मीटर, 1 मीटर डायमीटर, राइट, है ना। अब तो आपको पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में भी पता चल चुका है। तो इसके आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरासाइट पे। वो भी प्लांट पैरासाइट ही है, लेकिन वो होलो पैरासाइट नहीं है, वो हेमी पैरासाइट है। तो प्लांट प्लांट पैरासाइटिक प्लांट्स में आपने एक होलो पैरासाइट पढ़ा, दूसरा जो है पढ़ेंगे आप, वो पढ़ेंगे हेमी पैरासाइट। ठीक है, हेमी पैरासाइट। ठीक, तो इस टाइप के प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल तो होता है, हैव वेल डिफाइंड क्लोरोफिल, बट लैक जाइलम सिस्टम। जाइलम सिस्टम नहीं होता, इसलिए इनको हेमी पैरासाइट्स बोला जाता है। मतलब हाफ मशीनरी है, हाफ गायब है। ठीक, और इसका एग्जाम्पल है मिस्टेलोटे, मिस्टेलोटे प्लांट। ठीक, तो ये हो गया आपका प्लांट पैरासाइट्स। ठीक है, उसके बाद एक जल्दी से पैरासाइट्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, वो आपके फर्दर और दो कैटेगरीज में आप समझ लीजिए होते हैं। तो एक जो पैरासाइट्स होता है वो आपका टेम्परेरी पैरासाइट होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए ही आपका खून चूसेगा। लेकिन जो दूसरा पैरासाइट होता है वो होता है आपका परमानेंट पैरासाइट। ठीक है, तो टेम्परेरी पैरासाइट का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वो है आपका लीच। थोड़ी देर के लिए ही खून चूसता है लीच, है ना। लेकिन अगर परमानेंट की बात करें तो आपका आ जाएगा बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये आपके होते हैं परमानेंट पैरासाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट द पैरासाइट्स एंड देयर इंटरेक्शन। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट है अपना टॉपिक दैट इज सिम्बायोसिस। ठीक है, और आपको पता है कि सिम्बायोसिस में क्या होता है, कि एक पार्टनर को तो बेनिफिट होता है और दूसरे को भी बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टनर्स को, दोनों ही
इंटरेक्टिंग पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, ठीक है। और ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोलते हो आप? सिम्बायोसिस, राइट। अब यहाँ पर सिम्बायोसिस को हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। ये दो टाइप के होते हैं सिम्बायोसिस। तो पहला होता है आपका, ठीक है, दो कैटेगरीज में है, तो पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है देखते हैं। तो जो पहला होता है आपका वो होता है प्रोटो कोऑपरेशन, ठीक है, राइट। और जो दूसरा होता है आपका वो होता है आपका म्यूचुअलिज्म, ठीक। तो जो आपका प्रोटो कोऑपरेशन होता है ना, ये एक तरीके का फैकल्टेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है, फैकल्टेटिव रिलेशनशिप। तो ये क्या है कि फैकल्टेटिव रिलेशनशिप का मतलब एक तरीके का नॉन ऑब्लिगेट बेनिफिशियल रिलेशन बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों के बीच में ऐसा कोई डील नहीं है, ऐसा कोई समझौता नहीं है कि भाई हमको एक दूसरे के साथ ही रहना है और हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। समझ रहे हो? बिल्कुल सच्चे आशिकों वाला यहाँ पर कोई खेल नहीं है ना। इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? प्रोटो कॉपरेशन। कि जब मेरे को आपकी ज़रूरत है तब आप मेरे साथ रहो, नहीं है ज़रूरत तो मत रहो, ठीक है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई वादा नहीं है जन्मों जन्मों का, ठीक। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल कैसा हो, कौन कौन से हैं? पहला एग्जाम्पल है कि जो पहला एग्जाम्पल है उसमें है कि एक फ्लोवर बर्ड होती है, फ्लोवर बर्ड, है ना, और क्रोकोडाइल, इन दोनों के बीच में ये इंटरेक्शन देखने को मिलता है, फ्लोवर बर्ड और क्रोकोडाइल, ठीक है। तो फ्लोवर बर्ड क्या करती है? फ्लोवर बर्ड ईट इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के बक्कल कैविटी में जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको खा जाती है कौन? फ्लोवर बर्ड, ठीक है। कुछ टाइम के लिए जब क्रोकोडाइल धूप सेकने आता है बाहर पानी से, है ना, और उसके दांतों में बक्कल कैविटी में जो कीड़े लगे हुए होते हैं, है ना, वो धूप सेकता है और अपने मुंह को खोलता है, तो उतने ही टाइम में फ्लोवर बर्ड आती है और कीड़ों को खाकर उड़ जाती है वापस। तो इस टाइप का जो रिलेशन है दैट इज नोन एज प्रोटो कॉपरेशन, है ना। समझ रहे हो? क्रोकोडाइल ने तो बुलाया नहीं उसको कि भाई नहीं नहीं तुम आओ और खा के जाओ, बट ये एक ऐसा रिलेशन है जहां पर दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं भी है और है भी। समझ रहे हो? ओके। अब जो दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो है अ, दूसरा इसका एग्जाम्पल है आपका टिक्स। जो टिक्स होते हैं, टिक्स, आपने देखा होगा कि वो कैटल्स पे लग जाते हैं। टिक्स ऑन कैटल देखा होगा ना आपने, बहुत सारे कैटल्स पे टिक्स लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रोटो कॉपरेशन वाला इंटरेक्शन है वो आपको मिलेगा देखने को किसके किसके बीच में? टिक्स ईटिंग बर्ड, ओके, एंड कैटल के बीच में, ठीक। तो जिन कैटल्स के ऊपर टिक्स लग जाते हैं वहां पर क्या करती है? ये बर्ड जाती है और उन टिक्स को खा जाती है। टिक्स ईटिंग बर्ड ईट द इंसेक्ट्स ऑन द बैक ऑफ द कैटल, ठीक है। नहीं भी खाएंगी अगर ये बर्ड उन टिक्स को, तब भी उन कैटल्स को उतना कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक। समझ रहे हो? और खा लेंगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक तरीके से क्या है, दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। इसने आके खा लिया तो इसके ऊपर से कुछ बोझ कम हो गया, है ना, और इसको इसका फूड मिल गया। तो ये एक तरीके से क्या है? नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, दैट इज फैकल्टेटिव इंटरेक्शन, ठीक। उसके बाद जो थर्ड इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो होता है आपका सी एनिमोन और क्रैब के बीच में, ठीक। तो क्या होता है कि इनके बीच में फैकल्टेटिव इंटरेक्शन होता है, प्रोटो कॉपरेशन इंटरेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके जो सी एनिमोन है, सी एनिमोन क्या करते हैं? वो क्रैब के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक। और इससे क्या होता है कि जो सी एनिमोन के जो आपके टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स ऑफ
सी एनिमोन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द क्रैब। क्रैब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं इसके जो टेंटिकल्स होते हैं सी एनिमोन के, ठीक है। और बदले में क्रैब क्या करता है, इसको क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर, और साथ ही साथ फ्री की राइड भी दे देता है, अपने साथ जहां भी जाता है उसको घुमाता चला जाता है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, प्रोटो कॉपरेशन, है ना। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट है दैट इज म्यूचुअलिज्म। ये तो आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना। तो ये इसका कुछ नहीं है, इसके दोनों के बीच में क्या होता है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होती है, ठीक है। ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट मैनर में रिलेशनशिप होती है, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ पर होते हैं बिल्कुल सच्चे कसमे वादे कि अगर तुम नहीं रहे तो हम भी नहीं, और हम नहीं रहे तो तुम भी नहीं, है ना। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो इस टाइप का रिलेशनशिप कैसा है, परमानेंट रिलेशनशिप, मतलब जन्मों जन्मों का रिलेशनशिप है ये, समझ रहे हो। तो इसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है आपका, किसके किसके बीच में होगा, आपका आपका देखा जाता है ये लाइकेन, ठीक है। और हाँ, इसमें क्या होता है कि लाइकेन का फॉर्मेशन होता है, लाइकेन फॉर्मेशन। और ये लाइकेन का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके किसके बीच में होता है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई, है ना। तो एल्गी को आप क्या बोलते हो, एल्गल एल्गल पार्टनर को आप बोलोगे फाइकोबायोन्ट, और फंगल पार्टनर को आप बोलोगे माइकोबायोन्ट। तो इन दोनों के बीच में जो जब इंटरेक्शन होता है तो लाइकेन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस टाइप के रिलेशन को आप क्या बोलते हो, म्यूचुअलिज्म, ठीक। तो जो फाइकोबायोन्ट होता है दैट इज एल्गा, एल्गा प्रोवाइड्स, इसको क्या प्रोवाइड कराता है, फोटोसिंथेट, समझ रहे हो। क्योंकि एल्गा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और उससे जो फूड ये प्रोड्यूस करता है वो फंजाई को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, समझ रहे हो। और बदले में फंजाई क्या प्रोवाइड कराता है इसको, फंजाई क्या प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू द एल्गी। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, समझ रहे हो इस चीज को। इसीलिए इसको कैसा बोला जाता है, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, दैट इज परमानेंट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है वो है क्या, आपने सुना होगा, फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज, एक तो हो गया, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका माइको राइजा। और ये किसके बीच में होता है, ये आपको पता होगा, ये होता है रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट के रूट के बीच में और फंजाई के बीच में। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप होती है, माइकोराइजा फॉर्मेशन, है ना। तो रूट क्या करता है, रूट क्या प्रोवाइड कराता है फंजाई को, रूट प्रोवाइड्स रूट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द फंजाई, फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, राइट, है ना। और फंजाई क्या करता है, इसको वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में आपका ऑब्लिगेट रिलेशनशिप फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है। तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, जो कि दो तरीके की होती है, प्रोटोकॉपरेशन और म्यूचुअलिज्म। ये दोनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट प्रीडेशन, ठीक है। वहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रे और प्रे प्रीडेशन मॉडल के बारे में। तो हमारा आज के लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक है दैट इज समथिंग अबाउट प्रीडेशन, ठीक है। प्रीडेशन, प्रीडेशन हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम पैरासाइटिज्म डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि प्रीडेशन में जो दो पार्टनर्स इंटरेक्ट करते हैं, है ना, उसमें से एक पार्टनर वन
पार्टनर किल्स द अदर वन, और दूसरे को मार डालता है ना, और वो भी इमीडिएटली, एकदम से मार डालता है, जैसे ही इंटरेक्शन होता है उसके कुछ ही टाइम में वो उसको मार देता है। ठीक है, ठीक, तो ये जो जो पार्टनर जो किल कर रहा है, द पार्टनर विच इज किलिंग, उस वो तो होता है आपका प्रीडेटर। ठीक, और जिसको मारा गया है अदर वन, ठीक है, वो होता है आपका प्रे। ठीक है, तो ये प्रिडेशन वाला जो इंटरेक्शन है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, ये किस टाइप का इंटरेक्शन हो गया आपका? ये हो गया प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन। ठीक है ना? तो इसी के बारे में अभी और हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रे प्रीडेटर मॉडल के बारे में, ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में कि कैसे प्रे अपने आप को डिफेंड कर सकता है अगेंस्ट प्रेडेटर। तो हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रे। उससे पहले एक टर्म है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में हो सकता है ये पूछ लिया जाए, ठीक है, और वो है ऑप्टिमम फॉर एजिंग थ्योरी। ठीक है, ऑप्टिमम फॉर एजिंग थ्योरी, व्हाट दिस थ्योरी सजेस्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट प्रे, यहाँ पे क्या होता है कि प्रे क्या करता है कि अब फीडबैक फीडबैक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है प्रेडेटर तक। ठीक है, कि अब हमारी जो संख्या है, हमारी जो नंबरिंग है वो कम होती जा रही है ना, और अगर तुम हमको ऐसे ही मारते रहे तो हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमारे ख़त्म होने से पहले ही अच्छा होगा कि अब तुम कुछ टाइम के लिए दूसरे प्रे पे शिफ्ट हो जाओ, समझ रहे हो, ताकि हम वापस से अपना नंबर बढ़ा सकें। तो इसको बोला जाता है ऑप्टिमम फॉरेजिंग थ्योरी। सो इन दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द प्रे मस्ट, ये डेफिनेशन लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रे मस्ट प्रोवाइड मैक्सिमम रिवार्ड फीडबैक टू प्रीडेटर, दैट्स प्रीडेटर, देयरफॉर predator can switch to other prey। समझ रहे हो? तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो अभी हम यहाँ पर एक फिगर की हेल्प से समझते हैं, है ना, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मान लो आप कि दिस इज योर प्रीडेटर, ठीक है, दिस इज योर प्रीडेटर। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल सा ही बना रहा हूँ क्योंकि इतना हाई फाई बना नहीं सकता मैं अभी, इतनी अच्छी ड्राइंग है मेरी। ठीक है, ये आपका मान लो कुछ बड़ा सा तगड़ा सा प्रीडेटर है। ठीक, और ये छोटे छोटे, दिस इज योर प्रीडेटर, राइट, एंड दीज आर योर प्रे। ये जो छोटे छोटे हैं ये प्रे हैं। ठीक, ठीक है, अब ये क्या करता है, इनको एज ए फूड ग्रहण करता है, मतलब एज ए फूड यूज करता है, यूटिलाइज करता है। ये प्रे जो है वो इसके लिए क्या है, फूड है। अब ये कंटिन्यूसली इनको खाता रहेगा, तो क्या होगा, एक टाइम पे इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो क्या होगा कि इनके पास प्रेडेटर के पास एक फीडबैक जाएगा कि इनकी जो नंबरिंग है वो काफ़ी कम हो गई है। वो इनको पता चलता है, सब प्रेडेटर्स को सब कुछ पता रहता है कि कौन से प्रे बढ़ रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं फॉरेस्ट में। तो ये जब इनको लगेगा कि अब ये वाले प्रे काफ़ी कम हो गए हैं, तो क्या होगा, ये शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे प्रे पे। ठीक है, दूसरे तरीके के प्रे पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, अदर प्रेस।
तो ये क्या है, इसी थ्योरी को बोला जाता है ऑप्टिमम फॉरेजिंग थ्योरी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके को एनकाउंटर होता है आपके एग्जाम में, तो आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसके बाद अब हम, जैसे मैंने बताया था कि अब हम डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रे। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रे कौन कौन से तरीके अपनाता है प्रीडेटर से अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रे। ठीक, तो जो पहला जो डिफेंस मैकेनिज्म है प्रे का, वो है कि द प्रे इंडिविजुअल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रुप। प्रे आर ऑलवेज ऑलवेज लिव्स इन ग्रुप। कभी भी देखा होगा आपने जंगलों में हिरण का जो ग्रुप होता है, वो हिरण जो रहते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, है ना। है ना, और आपने देखा हो और भी कई जानवर जिनके ऊपर लायंस का अटैक होता है या टाइगर्स का अटैक होता है, छोटे छोटे जानवर वो ग्रुप्स में रहते हैं, है ना, ताकि वो सेफ रह सके। अकेले रहेंगे तो उनके ऊपर ज़्यादा डेंजर है, ज़्यादा खतरा है मारे जाने का। ठीक, तो पहला तो हो गया ऑलवेज लिव्स इन ग्रुप। दूसरा क्या होता है, प्रे इंडिविजुअल शो शो क्रिप्टिक कलरेशन। ठीक है, क्रिप्टिक कलरेशन का मतलब वार्निंग कलर्स। कुछ कुछ देखा होगा आपने, कुछ कुछ रे जो होते हैं बहुत ही चमकीले कलर के होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, है ना। और उनका इतना भड़कीला चमकीला कलर क्यों होता है, ताकि वो एक तरीके से वार्निंग होता है कि हम पॉइजनस हैं, है ना। अगर आपने हमको खाया तो आप भी परलोक सिधार सकते हैं, है ना, आप भी जान से अपने हाथ धो सकते हैं। तो जो क्रिप्टिक कलर्स होते हैं, वार्निंग कलर्स होते हैं, चमकीले भड़कीले कलर्स होते हैं, वो वार्निंग देते हैं अपने प्रेडेटर्स को कि हमसे थोड़ा दूर रहो, है ना। तो ये क्रिप्टिक कलर्स क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, किसके, प्रे के लिए। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है कि ऑर्गेनिज्म मिमिक टू इट्स बैकग्राउंड। ठीक है, जिसको बोला जाता है कैमोफ्लैग नेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रे होता है, प्रे मिमिक्स टू देयर बैकग्राउंड, है ना। जहां पर वो रह रहे हैं अपने आप को सेम उसी बैकग्राउंड के कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, ताकि जो प्रीडेटर है वो उनको देख ना पाए, पहचान ना पाए, और वो उनसे बच जाए। ठीक है, तो ये भी एक इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। पांचवा जो चौथा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज मैनी ग्रास हॉपर्स आर ग्रीन। ग्रास हॉपर्स को देखा होगा आपने, ग्रास हॉपर्स आर ग्रीन। डू यू नो वाई? बिकॉज दे कैन मिमिक द कलर ऑफ द लीफ, टू मिमिक द लीफ कलर। पत्तियों में आसानी से छुप सके, ताकि जो प्रेडेटर है वो उनको पहचान ना पाए, देख ना पाए और खा ना पाए। ठीक है, समझ रहे हो, ग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एक फिश होती है, दैट इज सरगालम फिश। सरगालम फिश। और ये फिश क्या करती है, दिस फिश अडॉप्ट देयर बॉडी शेप एंड कलर ऑल्सो, कलर टू सिमिलर सॉरी सिमिलर टू द सरगैलम एल्गी। एक एल्गी होती है, उसका नाम होता है आपका सरगैलम। ठीक है, और ये जो फिश है ये सेम टू सेम इस एल्गी की तरह अपने आप बॉडी के कलर को और शेप को बना लेती है, ताकि वो प्रेडेटर से बच जाए, इसलिए इस फिश को बोला जाता है सरगैलम फिश। तो ये थे आपके डिफेंस मैकेनिज्म प्रे के द्वारा अपनाए गए, जो कि प्रेडेटर से अपने आप को सुरक्षित रहने में ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं प्रेडेटर प्रे मॉडल। कुछ दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रे प्रीडेटर मॉडल। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो प्रीडेटर्स होते हैं ना, जो शिकारी होते हैं,
वो क्या करते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। प्रीडेटर मेंटेन्स बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कैसे कैसे मेंटेन करके रखते हैं, देखो। अब आप कैसे आप क्या करो कि अगर आप प्रीडेटर्स को, इफ प्रीडेटर्स आर रिमूव्ड, अगर आप प्रीडेटर्स को रिमूव कर दोगे, है ना, तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ प्रे विल बी इंक्रीज्ड। अगर आपने प्रीडेटर्स को मान लो फॉरेस्ट से निकाल दिया, जितने भी प्रीडेटर्स हैं, तो प्रे की जो संख्या होगी, नंबरिंग होगी, वो कैसी होगी, वो बढ़ जाएगी। और जब प्रे की नंबरिंग बढ़ जाएगी, काउंटिंग बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, देयर विल बी कॉम्पिटिशन। किसके बीच में, कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्रे। जो प्रे हैं उनकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सारे के सारे तो एक ही फूड रिसोर्सेज पे डिपेंड होंगे, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन सिवियरिटी विल बी इंक्रीज्ड एंड देयरफॉर द प्रे इंडिविजुअल्स विल डाई आउट ड्यू टू स्टारवेशन। भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड होंगे, है ना, और एक ही रिसोर्सेज होगा, सेम रिसोर्सेज सारे प्रे के लिए। तो क्या होगा, जब रिसोर्सेज खत्म होंगे तो प्रे भी प्रे की भी डेथ होने लग जाएगी स्टारवेशन से। तो प्रीडेटर का होना बहुत ज़रूरी है ना, और ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप क्या करोगे, अगर आपने इसको प्रीडेटर्स को वापस ऐड कर दिए, तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ प्रे विल बी डिक्रीज्ड। समझ रहे हो, अगर ज़्यादा प्रीडेटर ऐड कर दिए, ऐड मोर प्रीडेटर्स, तो क्या होगा, डिक्रीज्ड इन प्रे रैपिडली, बहुत तेजी से इनकी संख्या नीचे जाएगी प्रे की, है ना। और उससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, अब जब प्रे बचेंगे ही नहीं खाने के लिए, प्रेडेटर बढ़ते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि अब कंपटीशन होगा किसके बीच में, कंपटीशन बिटवीन प्रीडेटर्स, है ना। तो यहां से क्या समझ में आता है कि एक बैलेंस होना चाहिए प्रे और प्रेडेटर के पॉपुलेशन में, उनके काउंटिंग में एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि ये जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो कंजर्व रहे, ठीक है। तो ये था आपका प्रे प्रेडेटर मॉडल के बारे में। अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले आपको बस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट चीज़ बता दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और वो क्या है, वो ये है कि मैंने आपको पैरासाइट्स के बारे में बता दिया था, प्रीडेटर्स के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको और पता होनी चाहिए, वो है आपका कि पैरासाइटॉइड क्या होता है, ठीक है। पैरासाइटॉइड क्या होता है, अब देखो, आपको मैंने बताया था, यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे पैरासाइट पैरासाइटिज्म से, ठीक है, और प्रीडेशन से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पैरासाइटिज्म में जो आपका पैरासाइट होता है, वो हमेशा स्मॉलर होता है, स्मॉलर इन साइज, है ना, बताया था ना। और यहाँ पर जो होस्ट होता है, वो लार्जर इन साइज, है ना, ओके। और जो आपका प्रीडेशन होता है, प्रीडेशन में क्या होता है आपका, यहाँ पर जो आपका प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर वो आपका कैसा होता है, लार्जर, और जो प्रे होता है वो होता है आपका स्मॉलर। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैरासाइटॉइड की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट एंड होस्ट, दे बोथ आर ऑफ इक्वल साइज, एक ही साइज के होते हैं दोनों, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को।
है ना। और ये भी क्या करते हैं, प्रीडेटर्स की तरह यूजुअली किल्स द होस्ट। ठीक है, अब आपको बस इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, जैसे कि आपका हो गया स्पाइडर, वास्प, कुक्कू, वास्प। ठीक है, और एक है आपका टेकिनिड फ्लाइज। तो ये आपके पैरासाइटॉइड है। ठीक है, मेन चीज़ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दोनों का साइज, बॉडी शेप, बॉडी साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है इन केस ऑफ पैरासाइटॉइड। और पैरासाइटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट इज स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द होस्ट, बट इन प्रेडेशन द प्रेडेटर इज ऑलवेज लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू प्रे। ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, और यू कैन से द टाइप ऑफ इंटरेक्शंस इन नेचर और इन इकोलॉजी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी हो, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे से जो भी वीडियोस अपलोड हो डायरेक्टली आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।